नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें हम लोग ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इस समय हम लोगों का फेज सेकंड का टेस्ट चल रहा है। तो इसमें हम लोगों का 10वां टेस्ट आज है। 9 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें 9 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग उसको हल करिए और नोट्स भी बनाइए, क्योंकि अब समय ज़्यादा है नहीं। ऐसा एक नहीं है कि इसको बार बार रिवीजन करने का आपके पास टाइम मिलेगा। अब रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इसके लिए आप लोग नोट्स बनाइए और जिससे कि कम समय में उसका रिवीजन किया जा सके। और इसमें हमारे लोग टेस्ट में जो करंट अफेयर भी आ रहा है वो 2024 का आ रहा है। तो आज वाले टेस्ट में फरवरी 2024 का टेस्ट है, तो इसको हम लोग भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। दूसरा कथन दिया गया है कि इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान, कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए थे। तो इसमें बताइए हमारा कौन सा कथन सही है। तो जो पहला कथन दिया गया है कि इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है, तो ये तुम्हारा सही है। इसमें क्या है ना कि अमृतसर की संधि जो हुई थी 1809 में हुई थी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी, जिसमें सतलज नदी को पंजाब प्रांत की सीमा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। और दूसरा कथन दिया गया कि इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए थे। तो ये हमारा सही है गलत है? ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना कि महाराजा रणजीत सिंह जो है इस संधि के द्वारा जो है जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को इनके मतलब जो अधिकार में था उसमें छीन गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अमृतसर सर की संधि के तहत कश्मीर को अंग्रेजों द्वारा जो है रणजीत सिंह से लेकर किसको दे दिया गया था? गुलाब सिंह को दे दिया गया था, इनसे लेकर के। दूसरा कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा, तुम्हारा विकल्प ये सही केवल एक। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? दिया गया है श्री राम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, एस जी वाजे, श्रीनिवास शास्त्री। बताइए। तो इसमें जो है ना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो कौन थे वो सदस्य थे, वो सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, जिनके द्वारा 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य जैसे समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा को प्रोत्साहन देना था। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? दिया गया है हिंद स्वराज, एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तीसरा है कि हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। चौथा है कि द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। बताइए। इसमें क्या है ना, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में प्रस्तुत किए गए थे। तो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी है। और क्या था कि यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी और गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को समर्पित थी। कब हुई थी? 1909 में। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया था? दिया गया है कि त्रिपुरी सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, कराची सत्र। बताइए। इसमें कराची सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1931 में इसको पारित किया गया था। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो इसमें क्या था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो और इसमें इसका जो नाम दिया गया था, क्या नाम था इसका? कराची संकल्प दिया गया था ना, कराची संकल्प।
और इसी में क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मूलभूत अधिकार और आर्थिक नीति पर संकल्प भी पारित किया गया था। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? दिया गया है अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। बताइए। तो इसमें जो है ना कि अलबरूनी की किताब जो है किताबुल हिंद जो है फारसी भाषा में लिखी गई। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। उसने इस किताब में क्या था कि जैसे भारतीय संस्कृति, विज्ञान और दर्शन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवेचन किया था। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता? दिया गया शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, नाना साहिब, तात्या टोपे। ये हमारे जो अभी हमारा पिछला टेस्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें से क्या हमारा सही होगा? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। और ब्रिटिश हुकूमत ने मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। कितना? 50,000 का। 50,000 का। लेकिन कभी ब्रिटिश हुकूमत जो है इनको जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये किससे संबंधी है? 1857 के विद्रोह से संबंधित ना। वो कहाँ से? फैजाबाद से। अगला प्रश्न है कि दिए गए मानव विकास के क्रम में होमो इरेक्टस मानव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया गया है कि यह प्रथम सीधा चलने वाला मानव था जिसे जावा मानव या पीकिंग मानव की संज्ञा दी गई है। तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही पहला कथन। दूसरा है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी वृहद भौगोलिक वितरण है। ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि इसने अग्नि का आविष्कार किया। ये भी हमारा सही है। चौथा है कि यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए। तो हमारा सही गलत है, ये हमारा गलत है। तो सर्वप्रथम औजार किसने बनाए? तो सर्वप्रथम औजार बनाने वाला जो मानव था वो था होमो हैबिलिस था। होमो हैबिलिस था। इस तरह हमारा जो डी है ये गलत है, ये हमें बताना था। अगला प्रश्न है दिया गया कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है कि नवपाषाण काल अर्थात न्यूलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुब्बक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। तो कथन हमारा सही गलत है, ये तुम्हारा कथन सही है। दूसरा एक उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन प्रथम प्रस्तरोपकरण टोंस नदी घाटी से लेमसूरिये ने प्राप्त किए। ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि इस काल के औजारों को अधिक पैना करने हो तो उन पर पॉलिश की जाती थी। ये भी हमारा सही है। चौथा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ से मिले हैं। बताइए सही गलत है? ये हमारा गलत है ना चौथा, क्योंकि मेहरगढ़ से नहीं मिले हैं। सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कृषि का वो लहुरा देश में मिला है। लहुरा देव कहाँ है? ये है संत कबीर नगर में। हमारा सही हो जाएगा। लाहुरा देश कब मिले हैं? लाहुरा देश मिले जैसे 9000 से 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से मिले हैं 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह हमारा विकल्प जो है डी गलत है। अगला प्रश्न है दिया गया कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के 12 उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। कथन हमारा सही गलत है, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र को संरक्षण प्रदान किया। सही है हमारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि वसुमित्र को नहीं वसुबंधु को दिया था। इन्होंने इनके द्वारा जो संरक्षण दिया गया था वसुबंधु को दिया गया था। वसुमित्र कौन थे? वसुमित्र थे जो कनिष्क के काल में उनके दरबार में रहते थे। तो यही हमारा गलत है। तीसरा है कि प्रयाग प्रशस्ति में उसकी उपाधि धन प्रचार बंधु के रूप में दी गई। ये तुम्हारा सही है। चौथा कि समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा और गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। ये भी हमारा सही है। तुम्हारा 1, 3, 4 सहित विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के पदनाम है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक सुल्तान हैं। तो दीवाने अर्ज जो है किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ये की गई थी बलबन के द्वारा। ये की गई थी मंगोलों से मुकाबला करने के लिए की गई थी। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था कृषि की उन्नति करने के लिए। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? भूमि कर जो बकाया थी ना उसकी राशि को जांचने हेतु की गई थी। और नायब मुमालकात इसकी जो स्थापना की गई थी मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा की गई थी। किसके लिए?
ये अमीरों ने मतलब इसकी स्थापना किया था और सुल्तान के संरक्षक के समान इस पद की रचना की थी। तो इस हमारा क्या बन रहा है, हमारा 4-1-2-3 बन रहा है, विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था और गोद लेने की मनाही केवल तीसरी श्रेणी के राज्यों के लिए थी। सही गलत हमारा। और दूसरा कथन देख लेते हैं कि दिया गया है कि डलहौजी का उपयुक्त सिद्धांत सर्वथा नवीन नहीं था, क्योंकि 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है या एक विशेष अनुकंपा तथा स्वीकृति है जो एक अपवाद के रूप में देनी चाहिए। बताइए। तो इसमें जो पहला कथन हमारा है ना कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया। 3 श्रेणियों, वो कौन कौन से थे श्रेणी थी? इसमें जो पहली श्रेणी थी उनमें वे रियासतें आती थी जो कभी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं थी, मतलब जो अंग्रेजी शासन के अधीन ही नहीं थी कभी। द्वितीय श्रेणी में वे भारतीय रियासतें थे जो कभी मुगलों व पेशवा के अधीन थी व कर देती थी, परंतु अब वे ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थी। और तीसरी श्रेणी में वे रियासतें आती थी जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। तो जो तीसरी श्रेणी है ना, उन्हीं को गोद लेने की मनाही थी। तो हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है कि डलहौजी का उपरोक्त सिद्धांत जो ना ये नवीन नहीं था, ये पहले भी था। तो इसमें क्या था कि इसी का अनुरूप जो है 1839 में मांडवी का अधिग्रहण किया गया था, 1840 में कोलाबा का किया गया था और 1842 में सूरत का अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसी के तहत व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत ही किया गया था। दूसरा कथन हमारा सही है, तुम्हारा और दोनों सही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि महासागरीय लवणता के संदर्भ में असत कथन चुने। तो पहला कथन दिया गया है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समलवणता रेखा कहलाती है। सही गलत है हमारा? ये हमारा सही है। दूसरा है कि समलवणता रेखा केवल क्षैतिज लवणता दिखाती है, क्योंकि लंबोत लवणता के लिए अभी तक कोई निश्चित नियम विहित नहीं है। सही गलत हमारा? सही तो सही है। तीसरा है कि उच्चतम लवणता विषुवत रेखा के पास मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? विषुवत रेखा के पास नहीं मिलती है। विषुवत रेखा के पास वर्षा बहुत होती है ना, तो वहाँ कहाँ, जहाँ वर्षा कम होती है ना, वहाँ सब ज़्यादा लवणता। वो जो उच्चतम महासागरीय लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उच्च ताप पाया जाता है, उच्च वाष्पीकरण पाया जाता है और न्यून आर्द्रता पाई जाती है। यानी वाष्पीकरण तो ज़्यादा हो रहा है, शुद्ध पानी जो है ऊपर जा रहा है जबकि बारिश नहीं हो रही है। तो हमारा जो तीसरा कथन है गलत है। चौथा कि लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी नमक का है। ये हमारे से हो जाएगा। तो हमारा जो सी है गलत है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न दिया गया है, कथन कारण दिया गया। कथन दिया गया है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान यामोत्तर GMT के अनुरूप है। कारण दिया गया है कि प्रधान यामोत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है। बताइए हमारा कौन सही इसमें? इसमें जो कथन दिया गया है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान यामोत्तर के अनुरूप है। अनुरूप नहीं है भैया, ये 2 घंटे आगे है, GMT से 2 घंटे आगे। तो कथन हमारा गलत है। कारण है कि प्रधान यामोत्तर इस रेखा स्पेन से गुजरती है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा ना कारण। तो कारण सही है, कथन गलत है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? हमारा जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप में जो है कि फ्रांस से भी GMT रेखा गुजरती है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन चुनें। तो पहला कथन दिया गया है कि चेंगतांग तिब्बत पठार से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां उद्गमित होती हैं। ये तो कथन हमारा सही है। दूसरा है कि असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा है कि सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के अंतर्गत आता है। ये भी सही है। चौथा है कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां लोहित, बराक और धनश्री हैं। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि ये सब दाएं तट से नहीं मिलती हैं, सब बाएं तट से मिलती हैं। ये हो जाएगा हमारा। तो डी विकल्प हमारा गलत है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह कूट के माध्यम से सत्य कथन चुनिए।
तो पहला कथन दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के भाग हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये भूमध्य सागर से ही इनका जो है उत्पत्ति होती है। दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रवेश जो है पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से होता है। ये भी हमारा सही है। चौथा दिया गया है कि शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी इसके आगमन का सूचक है। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है। तापमान में जब अधिकता होती है रात में ना, तो इसके आगमन के सूचक होती है, कमी नहीं अधिकता। तुम्हारा 1 2 3 सही, तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सा कार्य सामान्य केंद्रीय बैंकिंग नहीं है। दिया गया है करेंसी नोटों का निर्गमन, साख नियंत्रण, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। बताइए। तो इसमें क्या है कि मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण आरबीआई का विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य है। ये जो है समान कार्य नहीं है, विकास संबंधी कार्य है। तो हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह आर के विषय में कौन सा कथन असत्य है। दिया गया है कि रुपए चिन्ह की रचना आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर उपाध्यायक डी उदय कुमार ने की। तो तुम्हारा सही है। दूसरा है कि बजट 2010 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसे भारतीय मुद्रा के प्रतीक के रूप में अपनाने की बात कही। ये भी सही है। तीसरा है कि 15 जुलाई 2010 को रुपए के चिन्ह का अनावरण किया गया व वर्ष 2011 में इसकी शुरुआत हुई। ये भी सही है। चौथा कि अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत छठा देश बना। छठा देश बना है भैया, छठा देश नहीं बना, ये बना है 5वां देश। ये तो कथन हमारा गलत हो जाए। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। दिया गया कि इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये कथन हमारा सही है। दूसरा है कि यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है। इकाई है भैया? नहीं, ये IUCN जो है ना एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1948 में हुई थी। कब? 5 अक्टूबर 1948 को। ये कथन हमारा गलत है। तीसरा है कि इसका भारत का सदस्य नहीं है, तो भारत इसका मेंबर है भैया, जबकि क्या है ना इसका जो है पूर्ण सदस्य नहीं है, जबकि सदस्य है इसका। तो ये भी हमारा सही है। चौथा कि यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। तो ये हमारा सही है। हमारा जो दूसरा कथन गलत है, ये हमको बताना था। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद का निपटारा वित्त आयोग करेगा। ये सही कि हमारा गलत है? ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि केंद्र व राज्य के बीच जो वित्तीय जो विवाद होता है ना उसका निपटारा कौन करता है? उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। ये हमारा कथन गलत है। तीसरा है कि अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। ये भी हमारा सही है। चौथा है कि वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ये भी हमारा सही है, क्योंकि उसका जो कार्य होता है उसका कार्य है कैग करती है। तो विकल्प हमारा जो है भी गलत है, ये हमको बताना था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया सकता। दिए गया है कि सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य, दूसरा है कि मुरली यस देवड़ा बनाम भारत संघ, तीसरा है कि यस्सी मेहता बनाम भारत संघ, चौथा है कि सतपाल डंग बनाम पंजाब राज्य। बताइए। तो इसमें मुरली यस देवड़ा बनाम भारत संघ वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाया था। तो कौन सा? हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। तो पहला दिया गया है कि नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन। ये तो भाई नहीं है, ये तो साधारण बहुमत से हो जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये तो होता है। तीसरा जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकार, इसमें भी लगता है। और चौथा एक संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसमें भी लगता है। तो इसमें क्या प्रावधान है कि जैसे अगर कोई जैसे
संवैधानिक संशोधन है, अगर वह राज्यों के हितों पर भी प्रभाव डालता है ना, तो उसमें जो है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की भी जो है सहमति आवश्यक होती है। इसमें जो हमारे हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इसमें भी जो है राज्य की विधानसभाओं द्वारा वोट किया जाता है ना, तो उसमें राज्य की विधानसभाएं में सम्मिलित होती हैं, तो इसमें भी जरूरत पड़ती है। और उच्चतम न्यायालय के अधिकार, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार के में राज्य भी आते हैं, इसमें भी जरूरत पड़ती है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जैसे राज्यसभा हो गई ना, तो इसमें भी राज्य की विधानसभाओं का हित है, मतलब उससे प्रभावित होते हैं। इसमें हमारा 2 3 4 है, हमारा विकल्प जो है कौन सही जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, दिया गया है अशोक के रुमन देव स्तंभ लेख से संबंधित इन कथनों में से कौन कौन सत्य कथन है? दिया गया है कि पहला, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इसे स्थापित करवाया, रुमनदेव स्तंभ लेके, तो पहले कथन हमारा सही है। अगला दिया गया है कि बुद्ध शाक की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग कर बलि कर को माफ कर दिया है, ये भी हमारा सही है। और तीसरा है कि लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व भाग कर को 1/6 से घटाकर 1/10 कर दिया। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, ये 1/10 नहीं की गई थी, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया है, जबकि जो भाग कर बलि कर होता है ना, उसको तो माफ कर दिया, और ये जो है भू राजस्व कर है, तो इसको जो 1/6 से 1/8 कर दिया, तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया गया है कि यह ईंटों से निर्मित है, जिसकी फर्श तराशी गई ईंटों से बनाई गई है, तो तुम्हारा कथन सही है। दूसरा है कि जलवत करने के लिए इसमें जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है, ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा है कि जलकुंड में प्रवेश के लिए इसके चारों ओर सीढ़ियां निर्मित की गई। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, चारों ओर से नहीं भैया, उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये कथन जो हमारा गलत है। और चौथा है कि इसमें 8 स्नान घर निर्मित है, ये कथन हमारा सही है, तो सी हमारा गलत है। अगला प्रश्न है कि सैयद बंधु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया गया है कि 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली थे, ये तो कथन हमारा सही है। दूसरा है कि सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे और प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे, ये भी और सही है। तीसरा है कि रत्नचंद नामक साधारण गल्ले के व्यापारी को उन्होंने राजा की उपाधि के साथ शासन के बहुत से अधिकार दिए थे, ये भी और सही है। चौथा है सैयद बंधु के पतन का मुख्य साजिश करता सादत अली खान था। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है कि क्योंकि जो इनके खिलाफ साजिश करता था वो कौन था? वो तुरानी गुट के नेता कौन थे? वो चिनकलिस खां थे, लिख देते हैं, तुरानी दल के नेता थे। तुरानी दल के नेता कौन थे? चिनकलिस खां। इनको एक नाम, इनका एक नाम और है निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क नाम है, तो विकल्प हमारा डी गलत है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पहला कथन है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था। और दूसरा कथन दिया गया है 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए वो मारा गया। बताइए इसमें कौन सही है? तो इसमें क्या है ना कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है सादत खां के द्वारा की गई थी, और 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने वह दिल्ली गया था और मुगल सम्राट बादशाह की ओर से वीरता पूर्वक लड़ा, परंतु बंदी बना लिया गया। और इसमें क्या था ना कि उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया था, और इस आक्रमण से उसे इनको द्वारा कहा गया था कि यदि आप आक्रमण करेंगे तो आपको 20 करोड़ की राशि मिलेगी। कितने? 20 करोड़। और जब उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसको 20 करोड़ रुपए नहीं मिला, तो और जब इनसे धन मांगा गया तो इन्होंने क्या किया, सादत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो पहला तो कथन हमारा सही है, दूसरा कथन हमारा गलत है, तुम्हारा विकल्प जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि वर्ष 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ईस्ट इंडिया का प्रारंभिक नाम था। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर द्वारा इसे पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि 1608 में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया, ये भी हमारा सही है। चौथा कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1645 में हुगली में स्थापित की। सही गलत हमारे, हमारा गलत है, 1645 नहीं है, 1651 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि महान यात्री इब्न तूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इब्न तूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला अरबी भाषा में लिखा। सही गलत हमारा है, तुम्हारा सही है। दूसरा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा कुछ समय बाद उससे मतभेद होने पर सुल्तान ने उसे कारागार में कैद करवा दी। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। बाद में छोड़ भी दिया गया था। तीसरा है कि इब्न तूता ने मालदीव की भी यात्रा की जहां वह 18 महीने काजी के पद पर तैनात रहा। ये भी हमारा सही है। चौथा है कि उसने चीन की यात्रा कभी नहीं की। ये हमारा सही गलत है भैया, ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि उसके द्वारा चीन की भी यात्रा की गई थी। और कब की गई थी? 1342 ईस्वी में। 1, 2, 3 हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कारण दिया गया कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। तो बताइए इसमें तुम्हारा कौन सही है? तो इसमें देखा जाए ना, हमारा कथन भी सही है, कारण सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि गयासुद्दीन बलबन के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दिया गया है कि बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात क्रय किया। सही गलत हमारे तो सही है। दूसरा है कि बलबन ने मंगोलों से मुकाबले के लिए दीवाने अर्ज नामक नवीन विभाग बनाया। ये भी हमारा सही है। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की थी, और किस लिए की थी? कि मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। तीसरा है कि बलबन के समय प्रथम गुलाम विद्रोह बंगाल में तुगरिल खान ने किया। ये भी हमारा सही है। चौथा है कि बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ये सही गलत हमारे मार गलत है, क्योंकि रक्त और तलवार की जो नीति अपनाई गई थी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जबकि बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। क्या? रक्त और लौह की नीति। इस तरह हमारा विकल्प डी गलत है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सुल्तान दिया गया है, एक तरफ विद्रोहकर्ता दिया गया है। तो पहला दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। हाजी मौला का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1299 में। और जब अलाउद्दीन रणथंभौर की लड़ाई में लगा हुआ था ना, उसी समय क्या हुआ था कि हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। हाजी मौला इनका एक मतलब अधिकारी था अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी का, जो अलाउद्दीन खिलजी से क्या था? असंतुष्ट था। और दूसरा दिया है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? पिरथू का विद्रोह हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था पिरथू का विद्रोह। और फिरोज खिलजी के समय में, फिरोज खिलजी के समय में सीधी मौला का विद्रोह हुआ था। और सीधी मौला का जो विद्रोह था ना, जलालुद्दीन या फिरोज खिलजी के समय हुआ था, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने सीधी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। बलबन के समय जो हुआ था, मेवातियों का विद्रोह हुआ था। और मेवातियों का विद्रोह जो हुआ था नसीरुद्दीन महमूद के काल में प्रारंभ हुआ था और बलबन के काल तक चलता रहा। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3, 2, 1, 4 बन रहा है। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नूरजहां गुट, जिसको जुनता दल भी कहा जाता है, में कौन से लोग शामिल थे? पहला दिया गया है कि मिर्जा गियास बेग, दूसरा है कि असमत बेग, तीसरा है कि आसफ खां, चौथा है कि शाहजादा खुर्रम। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो नूरजहां गुट है, इसमें मिर्जा गयास बेग भी शामिल थे, असमत बेग भी शामिल थे, आसफ खां भी थे, शाहजादा खुर्रम थे। मिर्जा गयास बेग जो थे वो नूरजहां के पिता थे, असमत बेग जो है उनकी माता थी, और आसफ खां जो है उनके भाई थे, और शाहजादा खुर्रम जो है ये राजकुमार थे, ये जहांगीर के पुत्र थे। तीसरा हमारा हो जाएगा, चारों विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है पिंडारियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? पहला कथन दिया गया है कि इसका प्रथम उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय आता है। ये तो कथन हमारा सही है। दूसरा कि बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे, जो केवल लूट में अपना भाग लेते थे। ये भी सही है। तीसरा है कि ये हिंदू धर्मावलंबी थे। ये हमारा सही गलत है? हमारा गलत है, क्योंकि ये हिंदू भी थे और मुस्लिम थे, दोनों थे। क्योंकि पिंडारी जो है ये कोई जात नहीं थी, मतलब कोई विशेष धर्म से मतलब नहीं पहचाने जाते थे। इसमें जो है कि कई धर्म के लोग थे। और चौथा है कि जॉन मेलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपाधि दी थी। ये तुम्हारा सही है।
इस जो बताना था वो हमारा क्या है, हमारा सी है गलत। अगला प्रश्न है, दिया गया कि ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कुल भरत कुल जिनके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा किन दो नदियों के बीच निवास करता था। तो दिया गया है कि सरस्वती और यमुना, गंगा और काबुल, झेलम और सिंधु, सतलज और रावी। बताइए। तो जो भरत कुल था उस सरस्वती और यमुना नदी के बीच पर बसे हुए थे। तो हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक ढांचे पर विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिए गए कुल सबसे छोटी क्या थी, इसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। ये कथन हमारा सही है, गलत है, हमारा कथन सही है। दूसरा है कि ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था जो कई कुलों के समूह से मिलकर बनता था। सही, हमारा गलत है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि विष जन से बड़ा होता था। जनों के संदर्भ में हमें पंचजना, यदोजना, भरत जना का उल्लेख मिलता है। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो विष जो है ना जन से बड़ा नहीं होता था, जन जो है विष से बड़ा होता था। इसमें एक जो आरोही क्रम है राजनीतिक ढांचे का, उसमें जैसे पहले आसान आता है कुल सबसे छोटा, उसके बाद ग्राम आता है, उसके बाद विष आता है, उसके बाद जन आता है, उसके बाद राष्ट्र आता है। तो इसमें हमारा सी गलत है। अगला है चौथा, राष्ट्र आमतौर पर छोटे छोटे राज्य थे जिनका शासक राजन कहलाता थे। कथन हमारा सही गलत है, हमारा कथन सही है। अगला प्रश्न है, दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि ऋग्वेद में सोने हिरण के आभूषणों का उल्लेख है। इसमें तो हमारा पहला कथन सही है। दूसरा है कि ऋग्वेद में आयस का प्रयोग सामान्य रूप से धातु के लिए किए गए हैं जिनसे पत्र बनाए जाते थे। कथन हमारा सही गलत है, ये बात सही है। तीसरा है कि अथर्ववेद में हमें लोहित अयस और श्याम अयस का उल्लेख मिलता है जिनकी पहचान क्रमशः तांबे और लोहे के रूप में की गई है। सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। चौथा है कि ऋग्वेद में गोफन और गुलेल जैसे पत्थर के औजारों का उल्लेख मिलता है। ये भी हमारा सही है, हमारा चारों कथन सही है, हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ये कथन हमारा सही है। दूसरा है कि आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। ये भी हमारा सही है। और चौथा दिए गए कठ और मुंडक सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण हैं उनमें कौन से हैं, छांदोग्य हो गया, एक छांदोग्य है, एक है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक हो गया, ये है हमारे। तो चौथा कथन हमारा गलत है, ये मैं बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला यह है कि राजा को दैवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी, अब उसे ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाने लगा। सही गलत हमारे, तो सही है। दूसरा है कि राजतंत्र ने अपने आप को सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था और उसकी सत्ता निरंकुश हो गई थी। सही गलत हमारा, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राजा की सत्ता जो है निरंकुश नहीं थी, बल्कि उस पर कई प्रकार की परिसीमाएं लगी थी। राजा इसी शर्त पर पद ग्रहण करता था कि वह प्रजा की भलाई को और उसकी प्रगति के लिए काम करेगा। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। अगला देखते हैं। दिए गया है कि सभा और समित राजा की तानाशाही पर अंकुश रखती थी। ये भी हमारा सही है। चौथा है कि संपूर्ण राज्य को एक न्यास और राजा को उसका न्यासी माना जाता था। ये भी हमारा सही है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिए है कि यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद आंदोलन के प्रतिनिधि आंदोलन के विस्तार के लिए पूरे प्रांत में फैल गए। पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरा है कि आरंभ में आंदोलन के प्रमुखतम नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र जैसे वामपंथी नेता थे, परंतु बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। कथन हमारा सही है, गलत है, ये कथन भी हमारा सही है। हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें जो है नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए ही क्रांति प्रसूता मैडम भिकाजी कामा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है कि मैडम कामा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में की थी। कथन हमारा सही है।
दूसरा है कि मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक दो क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया, ये भी बात सही है। तीसरा है कि 1907 में फ्रांस के स्टुअर्ट ग्रांड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मैडम कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। सही गलत हमारा? हमारा गलत है, क्योंकि ये फ्रांस नहीं, जर्मनी के स्टुअर्ट ग्रांड में। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा दिए है 13 अगस्त 1936 को मैडम कामा ने मुंबई में अंतिम सांस ली, ये भी हमारा सही है। तुम्हारा तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है हमारा? पहला कथन दिया गया है कि कम विस्फोटक होना मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता है। सही गलत है हमारे, ये हमारा गलत है, क्योंकि कम विस्फोटक जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं, कम विस्फोटक नहीं होते हैं, अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। दूसरा दिया गया कि सील्ड ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होता है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं ना, उसमें जो है कम विस्फोटक होता है, वो कम विस्फोट होते हैं। तीसरा है कि सभी ज्वालामुखियों में मिश्रित ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी नहीं, ये बहुत कम पाए जाते हैं, ये भी हमारा कथन गलत है। चौथा कि ज्वालामुखी कुंड काल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। सही गलत हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि काल्डेरा जो होता है ना, काल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। जब इनमें विस्फोट होता है तब ऊंचा ढांचा बनने के बजाय स्वयं धंस जाता है। यह विध्वंस करते ही ज्वालामुखी कुंड कुंड काल्डेरा कहलाता है। तो इसमें क्या है ना, आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, इसमें दो प्रकार के लावा निकलते हैं ज्वालामुखी से। एक अम्लीय लावा निकलता है, एक क्षारीय लावा निकलता है, ये इसको आप ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो अम्लीय लावा की विशेषता क्या होती है? अम्लीय लावा की विशेषता होती है कि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, ये अत्यधिक चिपचिपा होता है, और इसमें होता है, और ये जो है ना विस्फोटक भी ज़्यादा होता है अम्लीय लावा। और क्षारीय लावा होता है लोहे और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण जो है अत्यधिक तरल होता है, और ये विस्फोटक नहीं होता, लंबी दूरी तक बहता है, और इसमें जो है सिलिका की मात्रा कम होती है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया है कि धरातलीय तरंगे, जिन्हें लंबी तरंगे कहते हैं, पृथ्वी की धरातल पर कम जान माल का नुकसान करती है। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है भैया, क्योंकि धरातलीय तरंगे, जिनको लव वेव भी कहा जाता है ना, ये जो है सर्वाधिक जान माल का नुकसान करती हैं। दूसरा दिया है द्वितीयक तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो तरल माध्यम से नहीं गुजरती, ये भी तो कथन सही है। तीसरा है कि द्वितीय तरंगें पृथ्वी की केंद्र से नहीं गुजरती हैं, ये भी हमारा सही है, क्योंकि पृथ्वी की जो केंद्र है, जहाँ कोर है ना, तरल भाग है, तो वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। चौथा है कि प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, जो सभी माध्यमों से गुजर सकती है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है ना। अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं जो ये तरंग के संचलन की दिशा में ही कंपन करती हैं, और अनुप्रस्थ जो तरंगें होती है ना, ये जो है तरंग के संचलन की दिशा के लंबवत इनका जो है तरंग गति होती है। इस तरह हमारा जो है विकल्प ये गलत है। अगला प्रश्न है, दिया गया कि हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं, कौन है? दिया गया एरेटे, स्कर, स्नाउट, रिपिल, बताइए। तो इसमें जो है ना, एरेटे हो गया, स्कर हो गया, स्नाउट, ये जो है हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति है, जबकि रिपिल जो है पवन द्वारा निर्मित आकृति है, पवन द्वारा। तो इस तरह हमारा 1 2 3 है, तुम्हारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 2 3। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया कि धरातलीय तापमान विलोमता के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक नहीं है? दिया गया कि सर्दी के मौसम की लंबी रातें, मेघ विहीन स्वच्छ आकाश, शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचालन, बर्फ विहीन धरातल, बताइए। तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि धरातलीय तापमान विलोमता क्या है। इसमें क्या है, जैसे ये धरातल है ना, तो जो हमारा जो है कि ऊपर जाने क्या होता है, ऊपर जाने पर पहले क्या होता है कि थोड़ा जैसे 50 किलोमीटर जाने पर तापमान घटता है ना, लेकिन जो तापमान विलोमता होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है, इसी को कहते हैं तापमान विलोमता होता है। तो तापमान विलोमता क्या होना चाहिए कि सर्दी के मौसम की लंबी रातें होना चाहिए, ये भी हमारा सही है। मेघ विहीन स्वच्छ आकाश होना चाहिए, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचालन होना चाहिए, ये भी हमारा सही। बर्फ विहीन धरातल नहीं होना चाहिए, बर्फ से आच्छादित होना चाहिए, बर्फ से आच्छादित। हमारा जो है चौथा कथन जो है, ये हमारा जो विकल्प ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता नहीं है। पहला कथन दिया गया है कि शीतोष्ण चक्रवात की संभार रेखाएं लगभग अंडाकार होती हैं, सही हमारा गलत है, तुम्हारा सही है ना। और दूसरा है कि इनका विस्तार
किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि इनकी सामान्य दिशा उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ये हमारा गलत सही है, गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ना इनकी जो दिशा होती है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा होती है ना, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है कि इनकी उत्पत्ति महासागरों के उन क्षेत्रों में होती है जहां उष्णकटिबंधीय वायु और शीतकटिबंधीय वायु मिलती हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? तो पहला दिया गया है कि धरातल के निकट अत्यधिक उष्णाद्र वायु राशि, और दूसरा दिया है कि वायुमंडल में अस्थिर तापमान संरचना, तीसरा दिया गया है कि शांत वायुमंडल, चौथा दिया है कि वायु में चक्कर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। सही गलत हमारा इसमें देखा जाए तो हमारा चारों जो हैं ये टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं। इस तरह में क्या हो जाएगा, हमारा जो बन जाएगा सी उपरोक्त सभी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गया है। तो कथन दिए गया है कि एंथ्रेसाइट कोला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, और कारण दिया है कि यह कठोर होता है, फलता इसे कोक में नहीं बदला जा सकता, अर्थात धातु प्रगलन के लिए यह उपयोगी नहीं है। बताइए इसमें तुम्हारा कौन सही है? इसमें देखा जाए ना, कथन भी सही है, कारण सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कि भारतीय भौतिकविद सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा निश्चित की, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा गया। और दूसरा है कि जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उन्होंने अपना ब्लैक होल संबंधी मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया। फलतः भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1973 में उन्हें W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें हमारा कौन सही है? इसमें देखा जाए ना, हमारा दोनों कथन सही है, क्योंकि इनके द्वारा जो है एक सौरी द्रव्यमान की सीमा जो निश्चित की गई उसको मान था 1.44 था, पहले का तमाशा सही हो जाएगा। और इनको जो है इसके लिए W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, कब? 1983 में। दूसरा कथन हमारा सही है, हमारा सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गया है। तो कथन दिए गए, सिक्किम की जीवन रेखा कहलाने वाली तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 की बाढ़ में यह दिशा बदलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक बन गई। सही गलत हमारा? कथन तुम्हारा सही है। कारण दिया गया है कि यह एक हिमालय नदी है और हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण जो है नदी अपहरण है। सही गलत हमारा? ये भी हमारा सही है, लेकिन जो कारण है ना कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? दिए गए नर्मदा, सोन, ताप्ती, दामोदर। तो इसमें क्या है ना कि हमारी जो सोन नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती, तो इसमें हमारा अगर दो हटा दोगे आप तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 1 3 4 है हमारा। और नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ दिए गए परियोजना, एक तरफ नदी दी है। बाली मेला परियोजना किस नदी पर है? ये है सिलोरू नदी पर, तो हमारे भी मिल जाएगा। श्रीशैलम परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। मेट्टूर परियोजना कहाँ है? ये कावेरी नदी पर है। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारा? हमारा 2 1 4 3 बन रहा है, हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि थोरियम को मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग नाभिक की ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा पहला कथन सही है। दूसरा है कि थोरियम को वायुयान में ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि भारत का काकरापार रिएक्टर विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें थोरियम के द्वारा नाभिक की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा तीनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की तथा राज्य और रियासतों को एक इकाई मानते हुए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों को बंटवारा किया था कि नहीं? ये तो हमारा किया गया था, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसने केंद्र में द्वैत शासन का शुभारंभ कर संघीय विषयों को स्थानांतरित तथा आरक्षित विषयों में विभक्त किया, ये भी हमारा सही हो जाएगा।
तीसरा है कि इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और चौथा दिया गया है कि इसने 11 राज्यों में से 5 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ, सही गलत हमारी, ये हमारा गलत है, क्योंकि 5 राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से थे? बंगाल था, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत था, और कौन था? असम। इस तरह हमारा जो है चौथा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार यमन राय ने रखा, सही है गलत हमारा? ये तुम्हारा पहला कथन सही ना। दूसरा है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, ये तो किया गया था 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो दूसरा कथन हमारा सही, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो पहला दिया गया है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो कथन हमारा सही है। दूसरा है कि राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही गलत हमारा? ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि सरदार वल्लभ पटेल जो थे ना प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रांतीय संविधान समिति के, ना कि समझौता करने वाली के। इस तरह हमारा दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो हमारा सही है। चौथा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये भी हमारा सही है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के निम्न में कौन सा कथन तत्व शामिल है? इसमें पहला दिया है कि वास्तविक एवं नाममात्र के कार्यपालों की उपस्थिति, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। दूसरा है कि बहुमत वाले दल की सत्ता, ये भी सही है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये भी सही है। चौथा है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। ये जो चारों हैं ये हमारे संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में शामिल हैं, तो हमारा 1 2 3 4 सही, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया, सही गलत हमारा? तो कथन हमारा सही है। दूसरा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं आता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये हमारा सही गलत है, हमारा गलत है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन संभव है बशर्ते इसकी मूल विशेषता जो है अछूट रहे। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, हमारा केवल एक विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? दिए गए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, बताइए। तो इसमें जो है कि केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार हैं कौन कौन से हैं, इसको जान लीजिए। 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। इसमें कौन कौन सा है? हमारा 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो विकल्प हमारा कौन सा? 2 3 है, विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया है कि 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के 21वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, सही गलत हमारा? ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि 20वें प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई है, तो हमारा पहला कथन गलत है। दूसरा कि मोदी से पूर्व नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद संभाला था, सही गलत हमारा? ये हमारा सही है। तीसरा है कि मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं, सही है गलत हमारा? ये हमारा सही है। चौथा कि पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं, ये भी हमारा सही है, तुम्हारा जो पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने लखनऊ के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया, ये सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है ने बाराबंकी के भगौली गांव में, लखनऊ को नहीं भैया, ये बाराबंकी के भगौली गांव में, हमारा पहला कथन जो गलत है। दूसरा है कि CAMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किए गए, सही गलत है? हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया गया है कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्यूडेंगा नामक डेंगू के टीके को हाल ही में प्री क्वालिफिकेशन दिया है। ये हमारा सही गलत है? ये हमारा कथन सही हो जाएगा। दूसरा है कि WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला यह विश्व का प्रथम डेंगू का टीका है। सही है गलत है? हमारा कथन है, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि ये प्रथम नहीं है, ये जो है विश्व का दूसरा टीका है। इससे पहले कौन सा टीका मिला था? इससे पहले जिसको टीका कब मिला था, प्री क्वालिफिकेशन का दर्जा प्राप्त हुआ, तो वो मिला था डेंग वाक्सिया का। डेंग वाक्सिया को ये विश्व का प्रथम टीका है। दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि टकोडा द्वारा विकसित इस वैक्सीन को टैग 003 के रूप में भी जाना जाता है। ये भी कथन हमारा सही है। चौथा कि यह टीका सभी 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा प्रदान करता है। सही गलत है? ये भी हमारा सही है। हमें गलत बताना तो हमारा जो है बी कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के ENS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण यान के साथ एड ड्वाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। सही गलत हमारा? ये कथन हमारा सही है, क्योंकि जो एड ड्वाइट है ना, ये जो है सबसे अधिक उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि श्री ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार भी थे, जो अंततः 60 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अंतरिक्ष में जाने में सफल हुए। सही गलत हमारा? ये भी कथन हमारा सही है। इसमें हुआ क्या था ना कि इनको 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे कैनेडी द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए चुने गए थे, लेकिन ये नस्लवाद के कारण, क्योंकि ये अश्वेत थे ना, तो नस्लवाद के कारण इनको जो है अंतरिक्ष यात्री जो कोर बनता है, जिसमें जब जाने लगते हैं, जब उनका चयन होता है ना, तो उसमें ये चुने नहीं गए थे। तो इनको क्या हुआ कि 60 साल बाद इनको चुना गया। इस तरह हमारा दूसरा भी कथन सही है, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया गया है कि ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी सतह से 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हमारा सही हो जाएगा पहला कथन। दूसरा है कि समताप मंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से ओजोन के स्तर को विनियमित करती है। ये भी सही है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राकृतिक रूप से ओजोन को विनियमित करती है। ये भी हमारा सही है। तीसरा, 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। ये भी हमारा सही, क्योंकि 1985 में। ये भी कथन हमारा सही है। चौथा, प्रत्येक मौसम में ओजोन स्तर की मोटाई बदलती रहती है। वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सर्वाधिक और बसंत ऋतु में न्यूनतम होती है। सही गलत हमारा? तो ये जो हमारा कथन है ये गलत है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सर्वाधिक नहीं होता, इसकी जो मोटाई है न्यूनतम हो जाती है, और बसंत ऋतु में अधिकतम। तो चौथा हमारा जो कथन है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है कि रक्त चंदन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ये तो सही, आप लोग जानते हैं कि जो रक्त चंदन होता है ये आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम जो है पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि रक्त चंदन की लकड़ी सफेद होती है, जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे स्त्राव के कारण लाल हो जाती है। ये भी हमारा सही है। और दोनों कथन सही, हमारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कीस्टोन प्रजाति के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किए जाएंगे। दिए शेर, राइजोबियम लेगुमिनेसर, अंजीर वृक्ष, बंदर। बताइए। तो इसमें क्या है ना, कीस्टोन प्रजाति जो होती हैं ये प्रतंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं, अपितु अपनी भूमिका के कारण प्रभाव डालते हैं। इनकी उपस्थिति में पूरा पारिस्थितिक तंत्र बदल जाता है। इनमें मुख्यतः क्या होता है, जैसे बड़े परभक्षी हो गए, जैसे शेर हो गया, चीता, बाघ हो गया, ये सब हो गया ना, और नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु जो मृदा में रहते हैं और जो ह्यूमस बढ़ाते हैं जीवाणु वो होते हैं। और उनमें जैसे आते हैं राइजोबियम लेगुमिनेसेरम होता है, और अंजीर वृक्ष होता है, प्रवाल भी इसी में आता है। तुम्हारा
1 2 3 हो जाएगा और बंदर नहीं होगा। तुम्हारा विकल्प जो है सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। तो पहला दिया है कि रामसर अपसमय का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि रामसर सचिवालय का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। ये भी और सही है कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तीसरा है कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1997 से हुई। सही गलत हमारा ये भी और सही है। तीसरा है कि भारत इस अपसमय में 1985 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ था? 1985 में नहीं हुआ था ना, ये हुआ था 1982 में। तो चौथा कथन हमारा गलत है, यही हमें बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कन्वर्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है, जिससे उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। ये तुम्हारा सही है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है। दूसरा है कि इसमें पैलेडियम की डिस्क कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ये भी हमारा सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हानिकारक गैस है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, तो जो है वायुमंडल को गर्म रखने में सहायता करती है। 2 नंबर सही है। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया कि बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। सही गलत हमारा सही है। दूसरा है कि बीओडी का अधिक होना दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज़्यादा है और वह संक्रमित हो गया है। ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि उच्च बीओडी वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होगी। नहीं भैया, हमारा गलत है। उच्च नहीं होगी, मांग उच्च होगी, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होगी। क्योंकि जल जो है अगर उच्च बीओडी है तो इसका मतलब है जल जो है प्रदूषित हो गया है और उसमें ऑक्सीजन की मांग जो है उच्च होगी, मात्रा उच्च नहीं होती है। तो ये हमारा कथन गलत है। चौथा, कानपुर और प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में बीओडी की उच्च मात्रा उच्च है, यानी कि जल जो है ज़्यादा प्रदूषित है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमें गलत बताना, हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। सही गलत हमारा? ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि किसी देश के जो नागरिक होते हैं एक वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा जो सेवाओं और वस्तुओं का कुल उत्पादन किया जाता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, उसको जीएनपी कहते हैं। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को घटा दिया जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी नागरिकों की आय को जोड़ दिया। ये हमारा उल्टा दे दिया गया है। नागरिकों की जो आय होती है जो विदेश में होते हैं ना सकल राष्ट्रीय आय में, उनकी आय को उसमें जोड़ दिया जाता है और जो विदेशी नागरिक आय है उसको घटा दिया जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा केवल सही, हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला प्रश्न दिया है कि 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज हेतु भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी सेल का शुभारंभ किया। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था जीन थेरेपी का। और दूसरा है कि इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ विकसित किया। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि टाटा मेमोरियल के साथ नहीं भी, टाटा जो बॉम्बे ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा, बेंगलुरु नहीं। तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कि कैंसर उपचार के लिए स्थापित यह थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR-T सेल थेरेपी है। हमारा सही है। चौथा कि CAR-T सेल थेरेपी का तात्पर्य है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। सही गलत हमारा? ये भी हमारा सही है। तुम्हारा दूसरा कथन गलत है, ये हमें बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कार्बन नैनो ट्यूब के निम्न में से कौन से गुण हैं। दिए गए अत्यधिक कठोर, सर्वाधिक लचीला, विद्युत सुचालक, उष्मा कुचालक। बताइए। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब है ना, ये हीरे से भी अधिक कठोर होता है, फिर भी यह सर्वाधिक लचीला और विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा का भी सुचालक होता है। तुम्हारा जी चौथा कथन गलत हो। चौथा कथन अगर गलत हो जाएगा तो कौन सा मार्क सही हो जाएगा? 1 2 3 मार्क सही हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा है? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है कि टर्नर सिंड्रोम रोग स्त्रियों में होने वाला एक आनुवंशिक रोग है जिससे ग्रसित स्त्री के गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है,
दूसरा है कि इससे ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है और फलता हुए बाज हो जाती है। सही गलत हमारा दोनों कथन इसमें से, इसमें हमारा है ना कि पहला भी कथन सही है और दोनों कथन सही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1924 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में मुस्लिम लीग की स्वतंत्र बैठक हुई। दूसरा है कि लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार किया। सही है गलत है। इसमें क्या है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1919 से 1923 के बीच में, क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग उसमें एक मतलब उसका जो कार्य था यानी कि जो उसकी सक्रियता हुई समाप्त हो गई थी। तो परंतु असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर का एक अधिवेशन होता है। तो लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो है ना एक स्वतंत्र बैठक बुलाई जाती है, जिसमें लीग ने अपनी मांगों के लिए क्या हुआ कि ब्रिटिश राज पर निर्भर रहने की नीति का अंत कर दिया गया कि अब हम लोग ब्रिटिश जो है अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और लाहौर अधिवेशन क्या हुआ कि लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु साथ ही मुसलमान के लिए पृथक चुनाव प्रणाली एक आवश्यक शर्त मानी गई। तो इसमें हमारा पहला सही होगा। दूसरा में जिसमें से हमारा जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी उसमें भी पृथक निर्वाचन प्रणाली को उसमें अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि जो हमारा ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें मान लिया गया था। तो हमारा दोनों कथन सही है, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है और कारण दिए। कथन दिए है कांग्रेस ने कृषि प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कारण दिए है इसमें संविधान के गठन का प्रावधान नहीं था। सही है गलत है हमारा बताइए इसमें। इसमें जो कथन है कांग्रेस ने कृषि प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ये तुम्हारा सही है कथन। कारण है कि इसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान था, ये नहीं वो वाला गलत हो जाए, कारण हमारा गलत है। इसमें क्या होगा ना मार्च 1942 ईस्वी में कृषि मिशन भारत पहुंचा और 30 मार्च 1942 ईस्वी को उसने अपनी योजना प्रस्तुत की। उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, उसमें कुछ प्रावधान आप देख लीजिए, जैसे कि था युद्ध के बाद जो है ना संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा और उसमें क्या है कि उसको पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उससे राष्ट्रकुल से भी अलग होने के लिए अधिकार होगा, यानी कि वो कभी भी अलग हो सकता है। और युद्ध के बाद जो है एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल हो जाएंगे। और एक और किया गया था जिसे नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक जो है भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व जो है ना अंग्रेजों पर होगा, यानी ब्रिटिश सरकार पर होगा। तो इसमें क्या था कि कांग्रेस ने कृषि प्रस्ताव को मानने से क्या किया, मतलब स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इसमें क्या कहा, इसमें उसमें जैसे कांग्रेस द्वारा कहा भी गया था कि हमें केवल इसे भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि मिलेगी, अर्थात तत्काल स्वतंत्रता अगर देना हो तो दें, नहीं तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित तहकीकात कमेटी में कौन कौन शामिल थे। दिए गए मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, जगत नारायण। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए तहकीकात कमेटी गठन किया था, इसमें कौन कौन शामिल था। इसमें मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू थे, अब्बास तैयब जी थे। तो इसमें और भी लोग थे, आप लोग जान लीजिए, मतलब एग्जाम में दे सकता है। सी आर दास भी थे और एक लोग और थे, पुपुल जयकर भी थे, पुपुल जयकर भी थे। जगत नारायण नहीं थे। जगत नारायण जो थे इसमें ये अंग्रेजों के द्वारा कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी थी वो, हंटर कमेटी थी, उसमें शामिल थी ये। तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा, तुम्हारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1854 ईस्वी में शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में कौन कौन से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया गया पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए, ये तुम्हारा सही है पहला। दूसरा कि सभी 7 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, सही है गलत हमारा, ये हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें क्या था ना कि सभी प्रांतों में नहीं, जैसे मतलब जो 7 प्रांत है ये 5 प्रांतों में, उसमें 5 प्रांत गठन किए गए थे ना, तो 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, तो कथन हमारा गलत है।
तीसरा है कि तकनीकी एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की गई, ये भी और सही है। चौथा कि शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई जाए, ये भी हमारा कथन सही, हमारा जो है बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है कि इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को अस्थायी बनाया, सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि इसने एक संधि के द्वारा मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना शुरू किया या स्वीकार किया, सही गलत हमारा, ये भी सही है। तो इसमें क्या है ना कि अली वर्दी जो खान था ना, ये सरफराज खान की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। किसकी हत्या करके? इनके पहले जो थे सरफराज खान थे, उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। वो कब बैठा था? 1740 ईस्वी में। इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीलो क्या किया था कि 2 करोड़ रुपए घूस दिया था, और मराठों के ये जो आक्रमण से परेशान होकर इनको द्वारा क्या किया था 1751 ईस्वी में, 1751 ईस्वी में उनके द्वारा मराठों के साथ एक संधि की गई। इसमें क्या किया था, उड़ीसा प्रांत भी दे दिया गया, उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की। ये भी बात सही है, तुम्हारा जो है दोनों का सही, तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1888 ईस्वी में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि इलाहाबाद में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न किए थे, सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत है ना। किसके द्वारा? आप लोग जानते हैं कि जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। तीसरा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया, ये भी हमारा कथन सही है। चौथा है कि इस अधिवेशन में नारा दिया गया कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, तो ये भी हमारा सही है। तो 3 कथन हमारे 2 3 4 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है ए बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है कि अलीपुर खड़यंत्र केस, ये कब हुआ था भैया? अलीपुर खड़यंत्र केस हुआ था ये जब किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास के बाद किएगा। आप लोग जानते हैं कि मई जो है 1908 में हुआ था। और अनुसूलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? दिसंबर 1908 में। आप तारीख ना भी याद करें चल जाएगा, लेकिन महीना जरूर याद होना चाहिए। हावड़ा खड़यंत्र केस हुआ था 1910 ईस्वी में। हावड़ा खड़यंत्र केस में क्या हुआ था? हावड़ा खड़यंत्र केस में हुआ था जैसे जतिन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा क्या हुआ था कि डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या का अभियुक्त बनाया गया था, उनकी हत्या हुई थी ना। और किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? ये आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, अप्रैल 1908 में हुआ था। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा क्या हुआ था कि जो एक किंग्सफोर्ड हैं जिले के न्यायाधीश थे, उनकी हत्या का प्रयास किया गया, जबकि मारा कोई दूसरा गया था। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन रहा है 4 1 2 3 बन रहा है, हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए गांधार कला शैली के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है? तो पहले दिया गया है कि इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई, सही गलत हमारा, तुम्हारा सही है। दूसरा है कि गांधार कला शैली की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि इस कला शैली में भौतिकता के स्थान पर तार्किकता पर बल दिए गए, सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है। इसमें क्या होता है ना कि उल्टा कर दिया गया है, भौतिकता की जगह तार्किकता कर दिया गया है और तार्किकता की जगह भौतिकता कर दी, इसको उल्टा हो जाएगा। इस कला शैली में क्या होता है ना कि तार्किक जो है भौतिकता पर ज़्यादा बल दिया गया था, तार्किकता पर नहीं दिया गया था। तो हमारा तीसरा कथन गलत है, हमारा 1 2 सही है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि निम्न में से किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है? दिया गया है कि जूनागढ़ अभिलेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, गंगाधर अभिलेख, बताइए। तो कुमारगुप्त के शासन काल के गंगाधर अभिलेख में विष्णु को सर्वप्रथम मधुसूदन कहा गया है। किसके शासन काल में? कुमारगुप्त के। विकल्प हमारा जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा कालीन पुरास्थल आलमगीर के संबंध में निम्नलिखित में कथन पर
विचार करें। तो पहला है कि यह मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सही गलत तुम्हारा सही है। दूसरा है कि इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। तीसरा कथन है कि इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में जेपी जोशी ने करवा। सही गलत हमारा, ये कथन हमारा गलत है। इसकी जो उत्खनन का कार्य कराया गया था यज्ञदत्त शर्मक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मक द्वारा। तो हमारा एक और दो सही, तुम्हारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है सल्तनत काल की भू राजस्व मसाहत व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है कि मसाहत व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश कर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता है। सही गलत हमारा, ये हमारा सही है। दूसरा है कि दिल्ली सल्तनत में मसाहत पद्धति को सर्वप्रथम बलबन ने लागू किया था। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि मसाहत पद्धति जो है बलबन के द्वारा नहीं लागू किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दूसरा कथन हमारा गलत हो जाए, पहला सही, हमारा केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो कथन दिया गया है बाबर ने दक्षिण पूर्व अर्थात भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और उसे जीता। कारण दिया गया है कि बाबर को उत्तर पश्चिम में समरकंद आदि क्षेत्र में कोई स्थायी सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो तुम्हें बताइए हमारा कौन सही है? तो इसमें देखा जाए ना, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है कथन की व्याख्या कारण हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि शंकराचार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया गया है कि इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि शंकराचार्य के प्रथम गुरु जो थे गोविंद भागवत पाद थे, जिन्होंने इन्हें परमहंस की उपाधि दी। सही गलत हमारा, ये भी हमारा कथन सही है कि इनके जो प्रथम गुरु थे गोविंद भागवत पाद थे। और तीसरा है कि इन्होंने स्मृत संप्रदाय की स्थापना की थी। सही गलत, ये भी हमारा सही है, इनके द्वारा स्मृत संप्रदाय की स्थापना की गई थी। चौथा है कि इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? चेन्नई में नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी बद्रीनाथ में। चौथा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए, सही कथन चुनिए। पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं। सही गलत हमारे, तुम्हारा सही है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के सबसे अधिक वोट पड़े। ये हमारा तो सही गलत हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा ना। और तीसरा है कि 18वीं लोकसभा के लिए कुल 77 महिला सांसद चुनी गई। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि 77 महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 73 महिलाएं चुनी गई थी। तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी बने। तो सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। तुम्हारा तीसरा गलत है, तुम्हारा 1 2 4 सही है। तुम्हारा कौन सा बन जाएगा? हमारा विकल्प जो है ये बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहश्ती टर्मिनल के संबंध में हुए अनुबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है इस अनुबंध से चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहश्ती टर्मिनल के संचालन का अधिकार 10 वर्ष के लिए भारत को प्राप्त हुआ। सही गलत हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा ना। तो दूसरा दिया गया इस संबंध में अनुबंध पर समझौता 13 मई 2024 को संपन्न हुआ। ये भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा दिया गया इस अनुबंध पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नहीं किया गया था ना। इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था एक मंत्री हैं, कौन है? जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है, सोनोवाल। तो तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा है कि इस समझौते से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक व उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच भारत की स्थापित हो जाएगी। सही गलत हमारा,
ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा कथन हमारा गलत है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों का सही क्रम कौन सा है। तो जो इसमें हमारे जो देश हैं, जो मतलब विदेश के देश हैं कि जिनसे भारत का व्यापारिक संबंध है, तो उसमें जैसे 5 बड़े भागीदार देश हैं। जैसे पहले स्थान पर आता है चीन, फिर आता है कौन, अमेरिका, उसके बाद यूएई आता है, उसके बाद कौन आता है देश, रूस आता है, उसके बाद कौन आता है, सऊदी अरब आता है, सऊदी अरब आता है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है फिर, चीन है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है और रूस है। ये हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। और इसमें क्या है ना, आप लोग जान लें कि 2022-23 में जो है अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए गए, संविधान के अनुच्छेद 214(1) के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा दिए गया है कि अनुच्छेद 214(3) के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। सही गलत हमारे इसमें से बताइए, इसमें तुम्हारा कौन कथन सही है। तो जो इसमें क्या है ना कि राज्यपाल को जो अध्यादेश की शक्ति मिली है ना, वो मिली है 213(1) के तहत मिली है। और जो इसमें जो दूसरा प्रावधान है कि इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलना अनिवार्य किया गया है, वो किसके तहत किया गया है, ये किया गया है 213(2) के तहत या 2 का के तहत। तो हमारा पहला विकल्प गलत है, दूसरा गलत है, हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दल बदल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। और दूसरा है कि ऐसे मामलों पर निर्णय अध्यक्ष को 6 माह के अंदर लेना होता है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि इसका कोई जो है ना समय सीमा का निर्धारण नहीं है। इसमें समय सीमा नहीं है। तीसरा कि प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता था, इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये तुम्हारा सही था, सही भी है। और चौथा दिया गया है कि होतो होलोहान मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। सही गलत ये भी हमारा सही, तुम्हारा 1 3 4 सही, तुम्हारा जो है विकल्प जो है सी हो जाता है। कि होतो होलोहान केस जो है कब आया था, ये आया था 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 371(6) में निम्न में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उपबंध है। दिया गया है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद 371(6) जो है मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। तुम्हारा विकल्प जो है बी सही होगा। और सिक्किम के लिए प्रावधान जो दिए गया है तो वो 371(6) के तहत दिया गया है, 6 के तहत। अरुणाचल प्रदेश में ये जा के तहत दिया गया है, 371 जा के तहत। कर्नाटक में दिया गया है 371 जे के तहत दिया गया है। इस तरह हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब होती, तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना की गई थी 1834 में। यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में, सबसे पुरानी यही पार्टी है। यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1854 में। तो इसमें तुम्हारा सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले तुम्हारा ये आ जाएगा और सबसे अंत में आ जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कौन हमारा विकल्प है, कौन सा हो जाएगा, ए। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती का संबंध है। दी ये मद्रास से, पंजाब से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से। बताइए। तो उसमें क्या है ना कि बर्रा डकैती जो हुई थी वो 2 जून 1908 को हुई थी। कब हुई थी, 2 जून 1908 को हुई थी। ये कहाँ हुई थी, पूर्वी बंगाल में हुई थी। और इसके लिए जो क्रांतिकारी जो था पार्टी थी वो थी ढाका
अनुशीलन समिति थी और उनके क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। यह क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास था। और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसको आप लिख लीजिए। ढाका अनुशीलन समिति, इसके संस्थापक थे कौन, पुलिनदास थे। विकल्प हमारा कौन सा जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ द्वीप दिया गया, एक तरफ अधिकार क्षेत्र। फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है। रीयूनियन द्वीप पर आप लोग जानते हैं कि फ्रांस का अधिकार है। फेरो द्वीप पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। सेंट हेलेना द्वीप में जो है ना, इस पर भी ब्रिटेन का ही अधिकार है। तो हमारा ये सुनिश्चित नहीं है। अगला है कि असत्य कथन का चयन करें। पहला दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। सही गलत हमारा, ये तो हमारा आप लोग जानते हैं सही है। दूसरा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हमारा गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है ना, दोनों सदनों नहीं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा कि कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। ये भी हमारा सही है। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो है गलत कथन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दिया गया 258, 253, 249, 257। बताइए। तो जो प्रावधान किए गए हैं 257 में। इसमें क्या है कि 257 एक के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या फिर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और यही होगा हमारा, तो 257 हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कोलकाता, मुंबई, नोएडा, कोच्चि। बताइए। तो इसमें क्या है कि भारत के आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकसित और विनियमित करने के उद्देश्य से IWAI भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये की गया था 1986 में। 1986 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नोएडा में है। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। तो इसका जैसे प्रादेशिक भी कार्यालय है, गुवाहाटी में है, कोच्चि में, कोलकाता में है, पटना में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा यूँ सुमेलित नहीं है। काकीनाडा कहाँ है। काकीनाडा कर्नाटक नहीं भी, आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। इन्नौर कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है। अलेप्पी कहाँ है, केरल में है। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है। तो बंदरगाह है। इससे हमारा पहला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है। दिया गया कि विक्टोरिया झील का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है। दिया गया युगांडा, केन्या, तंजानिया, मलावी। बताइए। जो विक्टोरिया झील है ना, उसका विस्तार जो है युगांडा, केन्या, तंजानिया, मलावी में नहीं भैया। इस तरह क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो है डी से हो जाए। इसमें क्या कि नील नदी का जो उद्गम होता है ना, वो विक्टोरिया झील से ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ भैया, ये हमारा नई दिल्ली में नहीं है, ये है गुजरात में। पहला कथन हमारा सुमेलित नहीं है। दूसरा है कि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर केंद्रीय संस्थान कहाँ है, कटक में है। तीसरा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। तो हमारा ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है। दिया गया है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है। दिए गए एस्किमो, जुलू, पापुआन, किर्गिज। बताइए। तो जो किर्गिज जनजाति है ना, इसको यूर्त के नाम से जानता है। ये कहाँ की है, ये इसका निवास स्थान जो है ना मध्य एशिया है। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि इसे 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सही गलत हमारे तुम्हारा सही है। दूसरा है कि आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाए। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। इसका जो सेवा की अवधि जो कार्यालय में इसका जो कार्यकाल होता है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हमारा विकल्प एक हो जाए केवल एक। अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 को भारत में प्रभावी हुआ। दूसरा है कि जो कारण दिए गए 27 वर्ष पुराने फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया। सही गलत हमारा? तो इसमें देखा जाना हमारा कथन भी सही, कारण सही, कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि टिफ्लान का रासायनिक नाम है। दिया गया है कि डाइफ्लोरोमीथेन, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है ना ये एक संश्लेषित फ्लोरोबहुलक है। इसका समान नाम क्या है? इसका समान नाम टेफ्लॉन है। यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। मुख्यतः इसका प्रयोग जो होता है आप लोग जानते हैं कि बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में होता है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए कि निम्नलिखित में किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया? दिए गया कि सुमियो लाजिमा, एरिक ड्रक्सलर, नोरियो टानीगुची, रिचर्ड फेनमैन। बताइए। तो नोरियो टानीगुची टोक्यो विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। और कब किया था ये किया गया था 1974 में। तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा कि नोरियो टानीगुची। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो दिया गया है कि 400 से 6 नैनोमीटर, 320 340 नैनोमीटर, 2 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर। तो इसमें क्या होता है ना कि तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो जो हमारा है कि इसमें से किसकी जो है तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज है, जो न्यूनतम रेंज हमारा है 200 से 280 है, यही न्यूनतम है। तो हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा, इसकी ऊर्जा जो है ना सर्वाधिक होगी। अगला प्रश्न है दिया गया है कि निम्न में फूल रहित पौधा है। दिए गया फर्न, कटहल, गूलर, आर्किड। बताइए। इसमें जो फर्न होता है ना, फर्न एक संवहनी पौधा है और ये पौधे जो होते हैं बीज रहित होते हैं और इनमें फूल भी नहीं लगते हैं। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में श्रेणी दिए गए, एक में परिचालित क्षेत्र दिए गए हैं। तो सीमांत जोत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सीमांत के जोत के अंतर्गत आते हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। लघु जोत के अंतर्गत कौन आते हैं? 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास भूमि होती है लघु जोत में आते हैं। अर्ध मध्यम जोत में कौन आते हैं? अर्ध मध्यम जोत में 2 से 4 हेक्टेयर वाले आते हैं। मध्यम जोत में कौन आते हैं? 4 से 10 हेक्टेयर वाले। तो इस हमारा क्या बन रहा है? 1 3 4 2 हमारा तुम्हारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा है। दिया गया है कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार। ये तुम्हारा सही हो सकता था, इसमें हमारा जो परिभाषा का जो है। और दूसरे में है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा। ये भी हमारा सही हो सकता था, लेकिन अभी आप लोग देखिएगा। तीसरे में दिया है किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। देखो यहाँ तक सही है। और दूसरा में दिया गया है कि एक और उसमें होता है कंडीशन लागू होता है कि उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात हो, यानी कि कितना उपस्थित है जलवाष्प और कितना उसमें होना चाहिए, तो उसकी क्षमता कितनी है कि कितना वो जो वायु इसमें जो तापमान है कितना जलवाष्प ग्रहण कर सकता था, उसका जो अनुपात है ना उसको कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। तो विकल्प हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है? फ्लोरिकल्चर का आप लोग जानते हैं फूलों का अध्ययन होता है। ओलेरिकल्चर जो है ना फलों का नहीं भैया, ये सब्जियों का जो है उत्पादन होता है इसमें। ये हो जाएगा हमारा। हार्टिकल्चर बागवानी। एरोपोटिक जो है होता है हवा में पौधों को उगाना। एक और होता है हाइड्रोपोनिक्स जो होता है कि जल में पौधों को उगाना। और फलों का उत्पादन जो अध्ययन होता है किसमें होता है? पोमोकल्चर में होता है ना, पोमोकल्चर में। विकल्प हमारा जो है बी है, ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न है दिया गया कि विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ स्थित है? मलेशिया, चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया। बताइए। तो जो प्रसिद्ध जो है झील है टोबा झील ना, ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में ये एक कौन सी झील है? ये मतलब एक क्रिएटर से निर्मित झील है।
जो ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, उसके द्वारा निर्मित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दी गई है। जिसमें हमको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिहार का जो 10 की वृद्धि है ना 25.4% है, तुम्हारा सही है। मध्य प्रदेश 20.3%, ये हमारा सही है। उत्तर प्रदेश दिया गया है 20.7%, सही क्या हमारा, ये हमारा सुमेलित नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का ना 20.2% था, ये हमारा सुमेलित नहीं है। चौथा कि राजस्थान 21.3%, ये भी हमारा सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सी है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। कथन दिए है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजे हैं। कारण दिए गए कि इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। बताइए। तो इसमें आप लोग जानते हैं कथन भी हमारा सही, कारण सही है, क्योंकि जब काली मृदा जहाँ विस्तार होता है ज़्यादा, वहाँ जो सूखी मिट्टी होती है वहाँ पर चना, गेहूँ, अरहर जो है प्रमुख उपज होती है। तो कथन भी सही, कारण भी, कारण जो है कथन व्याख्या कर रहा है, विकल्प हमारा इस तरह जगह। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है तथा जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर स्थित राज्य है। तो बताइए, इसमें हमारा विकल्प दिए गया है। दिए अरुणाचल प्रदेश, बिहार अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कह रहा बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो पहले स्थान पर आता है कि मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, नहीं, वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर कौन आता है, पहले नंबर में हमारा आता है बिहार। दूसरे नंबर कौन आता है, दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल आता है। तो सबसे कम आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, और जनघनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर जो है वो हमारा जाएगा पश्चिम बंगाल। हमारा क्या हो जाएगा इसमें से, हमारा सी हो जाएगा ना, तो इसमें हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश कितना जनघनत्व है, अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में कितना, पश्चिम बंगाल में 1028 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। और केरल कितना है, केरल नहीं दी, चलो केरल नहीं, बिहार में कितना है, बिहार में है 1106। केरल में अगर जैसे लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए 860 है, हमारा तीसरे स्थान पर आता है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष है, दिए गया 1975, 1982, 1985, 1976, बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय गठन 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतगमन को फिलिप एम हॉसन ने कहा है। दिए पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन डिस्प्लोजन, पॉपुलेशन इम्प्लोजन, बताइए। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतगमन होता है ना, उसको उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन इम्प्लोजन। तो हमारा जो विकल्प जो है डी से हो जाएगा। और पॉपुलेशन डिस्प्लोजन क्या है, पॉपुलेशन डिस्प्लोजन जो है शहरी जनसंख्या में असाधारण निर्यातनी जो है निर्याती मिश्रण जो होता है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। और पॉपुलेशन टेक्नोप्लेजन क्या है कि पॉपुलेशन टेक्नोप्लेजन होता है उपयुक्त जितने भी हैं इसमें, जैसे जनसंख्या का जो स्थानांतरण हो रहा है या जनसंख्या का मिश्रण हो रहा है, उन सभी का अध्ययन जो होता है टेक्नोप्लेजन होता है। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाती है, बॉक्साइट, जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, बताइए। इसमें जो है अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा लगभग वहीं पाया जाता है, आंध्र प्रदेश पाया जाता है। और बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट आप लोग जानते हैं बांदा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बांदा में और चंदौली में पाया जाता है। जिप्सम पाया जाता है हमीरपुर और झांसी में। चूना पत्थर तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, यहाँ पर क्योंकि सीमेंट ज़्यादा बनता है ना, तो हमारा विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ कहाँ स्थित है, गाजीपुर, मथुरा, प्रयागराज, उपरोज कौन है, बताइए।
ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इन पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसमें ऐसा है नहीं कि आप लोग पढ़े नहीं, बस ये कि रिवीजन का पर्पज है, ये वन लाइनर है, इसमें कोई व्याख्या भी नहीं करना है, तो इसको हम लोग बस इसका आंसर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है भैया? ये हमारा गाजीपुर है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें जो वर्णन किया गया है, जैसे हुड़ों के प्रथम आक्रमण का इसमें वर्णन किया गया है, मतलब उनके जो है आक्रमण का उल्लेख किया गया है। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दिया गया है कि महीन जलोढ़, धूल, कंगरीली, पथरीली, दलदली। बताइए। तो जो भाबर क्षेत्र है, जहाँ से नदियाँ जो जहाँ पर गायब हो जाती हैं, वहाँ पर ककरीली पथरीली है, जैसे बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, पथरीली है, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि शहरी वृद्धि सूचक है। पहला है कि देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, ये तो हमारा सही है। शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि, ये भी हमारा है। और तीसरा है कि शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि, ये भी शहरी वृद्धि का सूचक है। चौथा है कि कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, ये भी सूचक है। तो चारों हमारा उपरोक्त तुम्हारा सभी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ शहर दिया गया है, एक तरफ नदी दिए गए हैं। तो मथुरा जो है किस नदी किनारे है? मथुरा जो है यमुना नदी किनारे है। जौनपुर गोमती नदी किनारे है। अयोध्या कहाँ भैया? सरयू नदी के। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी। क्या मारा हमारा? 2 3 1 4 बार, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन है। दिया गया है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। सही गलत हमारा? तो सही होगा। दूसरा है कि कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। ये भी सही गलत है? ये भी हमारा सही है। तीसरा कि प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इसलिन है। ये भी हमारा सही है। चौथा दिए है कि ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। कहाँ होता है भैया? निर्वात नहीं होता है। ये सर्वाधिक गति कहाँ होती है? सर्वाधिक गति जो ठोस में होती है ना, और निर्वात में जो गति शून्य हो जाती है ध्वनि की। चौथा कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, दिए कि टाइकियान से तात्पर्य है। दिए गया है कि जल के बहाव को मापने की इकाई, उच्च तापमापी यंत्र, भारी नाभिक वाले अणु का भाग। चौथा कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण। बताइए। तो इसमें जो टाइकियान है ना हमारा, ये ग्रीक शब्द है और भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा मतलब एक कल्पना की गई थी उसमें कि ये जो है ना, ये काल्पनिक कण है जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं, और भौतिक विज्ञान में अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। तो इस हमारा हो जाएगा डी, प्रकाश की गति से तीव्र गति चलने वाले परिकल्पित कण। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गया है। तो कथन दिया गया है कि दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये तो हमारा सही है, तो हम जानते हैं। दूसरा है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। सही गलत हमारा? ये भी हमारा सही है। कथन भी सही, कारण सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वाड़ी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई देगा। दिए पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, काले रंग का। बताइए। तो इसमें क्या है कि यदि लाल रंग के किसी फूल पर हरा प्रकाश पड़ता है तो ना वो फूल जो है काले रंग का दिखाई पड़ेगा। इसमें क्या है कि प्रकाश द्वारा लाल रंग को परावर्तित करने के कारण ऐसा होता है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल है। दिए गए हैं क्रोमियम लवण, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, पर्णहलित का प्रकार। बताइए। तो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये जंतु वसा में मौजूद एक वसीय एल्कोहल है जो रंगहीन, गंधहीन एवं श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध होता है। विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर का है। तो दिया गया कि फरवरी 2024 में भारत के किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया? इसमें वन लाइनर के हम लोग सीधा उत्तर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव जो आयोजन कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया? दिए गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। बताइए। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत जो है राजस्थान में की गई फरवरी 2024 में। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिए गए गुवाहाटी असम, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, कोच्चि केरल। बताइए। तो जो पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया असम गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिए, फरवरी 2024 में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश बना। और दूसरा दिए कि माल्टा दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र है। बताइए इसमें कौन सही है? इसमें तुम्हारा जो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि माल्टा जो है ना दक्षिण अफ्रीका नहीं भैया, ये कहाँ का है? ये भूमध्य सागर में है ना, भूमध्य सागर में स्थित देश है। तुम्हारा पहला कथन सही है, विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की? दिए गए है भारत, जापान, यूरोपीय संघ, चीन। बताइए। तो जो है नासा के दौरान जो है जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक लकड़ी का उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिए फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लीमा पेरू, ओटावा कनाडा, समरकंद उज्बेकिस्तान, कंपाला युगांडा। था। तो जो फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का COP14 का आयोजन किया गया है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है, दिए गए फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विविध क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया? दिए गए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यूएसए। बताइए। तो ये जो है यूएसए के द्वारा किया गया है। तो अगला प्रश्न है, दिए गए फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? दिए गए यूएसए, रूस, जापान, चीन। बताइए। तो ओलेग जो कोनेनेंको हैं कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? दिए गए यूके, भारत, जर्मनी, फ्रांस। बताइए। तो जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में जो है भारत को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया। तुम्हारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिए गए एम्स, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, JK कैंसर संस्थान, अपोलो हॉस्पिटल। तो जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार WHO द्वारा दिया गया है उसको दिया गया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को दिया गया। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए फरवरी 2024 में किस देश को फाइनल में पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया? दिए गया है भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो वो कौन सा देश है? हमारा देश है भारत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फरवरी 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर की? दी गई ताइवान, UAE, सऊदी अरब, कतर। बताइए। तो जो प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए ना किसके साथ? ताइवान के साथ किए गए। अगला प्रश्न है, दिए गए कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T15 सुरंग के नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिया गया है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की गई है? तो T15 जो सुरंग का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिए गए फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। दूसरा है कि इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बताइए इसमें कौन सही है? तो पहला कथन हमारा सही है कि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। दूसरा कथन हमारा गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, इसका जो मतलब नेतृत्व किया गया भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। दूसरा कथन हमारा गलत है, विकल्प हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया? दिए गए संभल, बदायूं, मथुरा, आगरा। बताइए कहाँ? संभल में किया गया। अगला प्रश्न है, दिए गए फरवरी 2024 में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा काजी नींबू, खट्टा नींबू को राज्य फल घोषित किया गया? दिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड। बताइए। तो काजी नींबू जो राजफल घोषित किए गए ना असम के द्वारा किए गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि फरवरी 2024 में किस दक्षिण भारतीय शहर में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? है बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, अमरावती। बताइए। जो है फरवरी 2024 में दक्षिण भारतीय शहर हैदराबाद में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए फरवरी 2024 में ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बताइए। तो ऋतु बहारी है ना, उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, मतलब उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिए गए काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, काबुल अफगानिस्तान, नई दिल्ली भारत। बताइए। तो विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि फरवरी 2024 में जस्टिस नवाब सलाम को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। वह किस देश के निवासी हैं? दिए गए लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब, माली। बताइए। तो जो निवासी हैं ना, लेबनान के हैं। अगला प्रश्न है, दिए फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहल ग्रो को शुरू करने की घोषणा की गई? दिए गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग। बताइए। तो जो ग्रो पहल जो शुरू की गई ना, वो नीति आयोग के द्वारा की गई है। तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया? देखिए, कालाजार, फाइलेरिया, मलेरिया, जापानी बुखार। बताइए। तो मास ड्रग जो अभियान चलाया गया है ना, वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए चलाया गया। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दीजिए, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई? देखिए, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर। बताइए। तो जो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की कहाँ? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, दिए गए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है? दिए गया 9.2%, 10.2%, 8.7%, 9.8%। बताइए। जो उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान है ना, वो कितना है? 9.2%। अगला प्रश्न है, दिया गया कि फरवरी 2024 में साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश के निवासी हैं? दिए गए पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। बताइए। वो कहाँ के निवासी हैं? बांग्लादेश के निवासी हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट हो गया है। 10 टेस्ट हम लोगों का फेस सेकंड का जो कंप्लीट हो गया है। आगे भी हम लोग लाते रहेंगे टेस्ट। और इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो ध्येय IAS का टेस्ट है, वन लाइनर इसमें ज़्यादा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब वन लाइनर के हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, ताकि जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि अब टाइम भी कम है ना। तो इस तरह से हम लोगों का एक कंप्लीट हो गया टेस्ट। आगे भी हम लोग लाते रहेंगे। और इसमें हमारे जो चैनल पर करंट अफेयर का भी टेस्ट हो रहा है, उसको मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग उसको ज़रूर से देखिए और उसका नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक, धन्यवाद।